एक सुनसान जंगल जिसके बीच में बसा है वीरान गांव, जहां पर सालों से किसी का आना जाना नहीं है। पर उसी गांव में बने एक घर में हम एक अजीब सी लेडी को देखते हैं जो खून से लथपथ कपड़ों को धोने की पूरी कोशिश कर रही, लेकिन वो धब्बे साफ होने का नाम नहीं ले रहे। इतने में गेट पर एक पोस्टमैन आता है जो नॉक करने लगता है, पर वो लेडी गेट को नहीं खोलती। शायद उसे डर था कि कहीं उसे पता ना चल जाए जो कुछ भी उसने अभी कुछ देर पहले किया है। इस दौरान वो बार बार नॉक करता है, लेकिन कोई जवाब ना आने के कारण वो वापस जाने लगता है। तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो आवाज़ तो नीचे बेसमेंट से आ रही है। वो पोस्टमैन उसके पास गया और उसके गेट को खोलकर अंदर झांका तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी चीखें निकल गई। उसने भागना शुरू कर दिया, पर ज़्यादा दूर भाग ना सका, क्योंकि अगले ही पल जो कुछ भी अंदर था उसने इस पोस्टमैन को उसी बेसमेंट में खींच लिया और बूम। कुछ इस तरह से इस कहानी का इंट्रो था। इसके बाद अब आ जाती है कहानी 10 साल बाद, जहां हम उसी टाउन में एक कैंप को लगा हुआ देखते हैं, जिसको कि अब एक रिहैब सेंटर के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है, जहां पर उन टीनेजर्स को लाया जाता है जो अपने मोबाइल फोन्स, नशे या फिर किसी और बुरी आदतों से परेशान है। उन्हें यहाँ के मैनेजर अपने तरीके से सुधारने की कोशिश करता है, जिसका पहला स्टेप था कि उन सभी को अपने फ़ोन उसके पास सबमिट कराने होंगे। उसके बाद वो सभी को यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन बताता है। पर इसी दौरान वहाँ दूसरी ओर उसी घर में हम उस लेडी को देखते हैं जिसने एक डियर का शिकार किया है, जिसे घसीट कर वो उसी बेसमेंट में लेकर जा रही है। पर तभी उसका पैर स्लिप हो गया, उसी में वो जा गिरी, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो कोई भी उसके अंदर था उसने बड़ी ही बुरी तरह से नोच नोच कर उसे खा लिया और फिर आज़ाद हो गया। यानी कि अब यहाँ से शुरू होने वाला है कहानी का असली स्लैशर थ्रिलर। अगले दिन कैंप में सभी बच्चे एक ट्रैकिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें हम हमारी कहानी का मेन ग्रुप को देख पाते हैं, जिसको लीड करने वाली है इज़ा नाम की गाइड। सभी के जाने से पहले वो वहाँ पर एक लोकल फादर आते हैं जो उनके फ़ोन के ऊपर होली वाटर स्प्रे करते हैं और फिर इन सभी के लिए प्रे भी करते हैं। जिसके बाद ये लोग अपने अपने वे में निकल गए, जहाँ से इनकी 3 दिन की ट्रैकिंग शुरू होती है। चलने के दौरान यूलिक नाम का लड़का जोशा नाम की लड़की से अपना इंट्रोडक्शन करता है, पर वो उसकी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करती क्योंकि वो खुद सालों से डिप्रेस है। उसके हाथ पर एक कट भी देखते हैं जिसको वो बार बार छुपाने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान यूलिक को वहाँ पर एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है, जो देख इज़ा सभी को बताती है कि ये काम ज़रूर किसी बड़े जानवर का होगा जो कि अभी वापस भी आएगा, इसीलिए हमें आगे बढ़ना होगा। काफ़ी लंबी ट्रैकिंग के बाद ये फाइनली एक जगह पर थोड़ा आराम करते हैं और फिर इज़ा की सभी के बारे में एक दूसरे को बताती है, उनकी फाइल से पढ़कर कि आखिर वो यहाँ क्यों आए। यूलिक से पूछने पर वो बताता है कि वो बहुत गेम खेला करता है, जिसके चक्कर में उसने कई सारे एग्जाम मिस कर दिए। कुछ ऐसे मोमेंट भी थे जो मैंने गेम के चक्कर में मिस कर दिए। इसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ पर भेज दिया। अब इसके बाद कोई और कुछ बता पाता कि तभी वहाँ पर एक भेड़िया आ जाता है, जिससे सब डर जाते हैं, लेकिन जोशा उसे भगा देती है तो सब थोड़ा रिलैक्स होते हैं। वहीं जॉन नाम का लड़का जो इन्हीं के ग्रुप का था, वो सभी के सो जाने के बाद जाकर स्मोक करने लगता है कि तभी उसके पास अनीला आती है और दोनों किस करते हैं। उसके जाने के बाद जॉन अपने पास छुपाए हुए मोबाइल को निकालता है और उसमें इंस्टा इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन तभी दोस्तों उसके ऊपर कोई भयानक सी चीज़ हमला कर देती है और उसे पटक पटक कर मार डालती है। हम इस चीज़ की हल्की सी झलक को देखते हैं, जिससे इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये वही चीज़ है जिसको हमने बेसमेंट में देखा था तकरीबन 10 साल पहले, जो कि कल ही आज़ाद हुआ है वहाँ से। यानी कि अब सभी की बारी है, पर कब कैसे कहाँ ये हमें कुछ देर में पता लगेगा। इधर इतना सब कुछ हो गया, लेकिन जॉन के ग्रुप वालों को कोई खबर नहीं थी। वहाँ जोशा तो अपने सपनों में खोई है, जहाँ वो अपने परिवार के साथ उन पलों को ख्वाब में देख रही है जिसमें वो सभी बहुत खुश थे। लेकिन उनकी मॉम की एक सेल्फी लेने के चक्कर में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके साथ ही जोशा की नींद भी खुल गई। पर वहीं इज़ा अब जॉन को ढूंढने में लग गई, लेकिन उसे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे उसने सभी को उठाया और पूछा कि वो कहाँ गया। इस दौरान उन्हें अमीला कल रात वाली बात बता देती है, जो कि सुन सभी उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। जोशा को लेक साइड पेड़ पर खून के निशान मिलते हैं, जो वो सभी को दिखाती है और फिर खुद ही डिसाइड करती है कि हमें उसे ढूंढने के लिए जाना होगा। यूली कहता है कि ये रूल के खिलाफ उन्हें अलग नहीं होना चाहिए, पर इज़ा इस बात को मान जाती है और फिर कोई कुछ नहीं कहता। यूलिक, इज़ा और जोशा तीनों ही जॉन की तलाश में निकल गए। उन्होंने उस पूरे जंगल को ढूंढा, तब उन्हें वो घर मिल गया जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जोशा ने बहुत हिम्मत करके उसकी बाउंड्री में कदम रखा, फिर अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब इज़ा ने कहा कि हमें अंदर जाना चाहिए,
शायद जो यहाँ पर रहता उसने जॉन को कहीं देखा होगा। यही सोचकर ये सभी अंदर चले जाते हैं, पर बहुत ही ज्यादा बदबूदार है। चारों ओर बस हड्डियां थी जो इंसानों की थी या फिर जानवरों की भी, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इस बीच यूली को वहां एक बेसमेंट दिखता है जिसके अंदर बहुत ही अंधेरा था, पर ये फिर भी हिम्मत करके अंदर जाते हैं, जहां उन्हें जॉन की आधी कटी लाश दिखती है। जो देख ये तीनों के ही रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने फौरन वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन तब तक देर हो जाती है क्योंकि वो दानव अब यहाँ आ चुका है। पर इज़ा दोनों ही बच्चों को बाहर निकाल देती है, पर जब उसकी बारी आई तो उसने देखा कि वो तो उसके सामने ही खड़ा है। इसीलिए उसे रॉड से डराने की कोशिश की, पर उसने तो उसका सर ही काट कर बाहर फेंक दिया। जो जोशा और यूलिक देखकर एकदम से सहम जाते, वहां से भाग निकलते हैं। इधर अमीला और एडमिन दोनों ही लेक साइड बैठकर खूब बातें कर रहे थे। अमीला उसके साथ भी इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी, पर उसे पता चला कि एडमिन तो गे, पर उसे पॉजिटिव रहने को कहा, क्योंकि असल में पोलैंड में गे रहना हर किसी की बस की बात नहीं। लोग यहाँ पर उन्हें ज़ॉम्बी कहकर बुलाते हैं, जो बात एडमिन खुद उसे बता रहा है। वहीं यूलिक और जोशा भागकर जंगल के बहुत अंदर आ गए। तभी जोशा कहती है कि हमें किसी की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे हम भागते रहे तो थक जाएंगे, और अगर थक गए तो उसका शिकार बनने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन यूलिक बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, उसे एंजाइटी होने लगी, जिसका इलाज जोशा एक थप्पड़ लगाकर किया। फिर कहा कि चलो जल्दी चले यहाँ से, हमें एक जगह पर रहना ठीक नहीं है। यहाँ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन वहाँ ये दोनों लेक साइड आराम से बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। एडमिन अपने दिल की बातें अमीला से शेयर कर रहा है, पर वो नोटिस करता है कि वो कुछ बोल नहीं रही। उसे अपनी गर्दन मोड़ी। जो उसने वहाँ देखा वो बहुत ही भयानक था। उस दानव ने एक रॉड अमीला के मुंह में आर पार कर दिया, और ऐसा करने के बाद वो जोर जोर से हंस भी रहा है। पर इससे एडमिन की तो पैंट गीली हो जाती है, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी जान बचाकर भागता है। पर यहाँ इन दोनों को एक घर मिल गया जो उसी टाउन में रहने वाले एक बंदे का था, जिसे वो मदद मांगते हैं। पहले तो जोशा को वो ठीक नहीं लगता, पर अंत में वो उसके कहने पर खुद ही घर के अंदर आ जाते, क्योंकि भरोसा तो करना ही होगा, तभी कुछ हो पाएगा। वहाँ एक और एडमिन भागते हुए चर्च में आ जाता है, जहाँ पर उसे वही लोकल फादर मिलते, जो उसे बेहोश कर देते हैं। और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसे रस्सी से बांधा हुआ है। उसके सामने बैठा हुआ है फादर, जो कहता है कि उसे पता है कि वो क्या है। ऐसे यहाँ पर कई लोग आते हैं, तुम लोग इस दुनिया के लिए कलंक हो, लेकिन घबराओ मत, तुम्हें ठीक कर दूंगा मैं। खैर, अब चर्च के बाहर अचानक न जाने कैसे जनरेटर ऑन हो जाता है, जिसको बंद करने के लिए फादर बाहर जाते हैं। पर ये एक चाल थी उसी दानव की, जो देख आप समझ गए होंगे कि वो बेवकूफ़ तो बिल्कुल नहीं है, और वो इंसानों की तरह सोच भी सकता है। वो फादर को पकड़ उसी जनरेटर में डाल देता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी का कीमा बन जाता है। जब ये चीज़ एडमिन ने देखी तो उसके होश उड़ गए, इसीलिए वो फौरन जाकर कन्फेशन रूम में छुप गया। लेकिन अफसोस कि उस दानव ने उसे पकड़ लिया। अब इसका क्या हुआ ये तो हमें आगे ही पता लगेगा। लेकिन आखिर ये दानव है कौन, क्या वजूद है इसका, आखिर इतना भयानक कैसे ये बन गया, ये सब जानने के लिए चलते हैं जोशा के पास, जो कि उसी आदमी से इस दानव की कहानी सुन रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि ये दोनों उसी से भागकर यहाँ पर आए हैं। कहानी शुरू होती है, आज से तकरीबन 24 साल पहले इस गांव में एक लेडी रहा करती थी, जिसका जंगल के बीच एक घर था। उसके 2 ट्विंस बेटे थे। एक खुश परिवार था, पर एक दिन जंगल में एक मेटेरॉइड आकर गिरा, यानी कि आसमान से एक पत्थर, जिसे उन दोनों बच्चों ने देख लिया। उसमें उन्हें एक पत्थर मिला जो कि बहुत ही खूबसूरत था देखने में, इसीलिए वो उसे लेकर घर आ गए और अपने तकिए के नीचे रख कर सो गए। रात होने पर उसमें से एक लिक्विड बाहर आने लगा, जो कि उन दोनों के शरीर में चला गया, जिसके कारण वो देखते ही देखते हैवान में बदल गए। उन्होंने खुद के पालतू कुत्तों को मार कर खा लिया। जब सुबह उस लेडी ने अपने बच्चों को बेसमेंट में इस हालत में देखा तो उन्हें हमेशा के लिए वहीं बंद कर दिया। अब मुझे लगता है कि वो भी मारी गई होगी, तभी वो आज़ाद हो गए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो एक नहीं बल्कि 2 है। दोस्तों, यहाँ पर उसी लेडी की बात हो रही है जिसको हमने शुरुआत में देखा था, और ये सारी कहानी बताने वाला वही पोस्टमैन है जिसने सबसे पहले इस चीज़ को महसूस किया। इसके कारण उसकी दोनों टांगे भी चली गई, लेकिन उसकी जान बच गई। पोस्टमैन इन दोनों से कहता है कि वो यहीं पर ठहर सकता है, लेकिन जोशा ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। उसे तो किसी की मदद लेनी होगी, वरना एक न एक दिन वो मारे जाएंगे। तो पोस्टमैन बताता है यहाँ से सबसे करीबी गांव में 2 दिन की दूरी। तब जोशा को याद आता है कि जॉन का मोबाइल फोन, जो कि उसी बेसमेंट में उसने देखा था, अगर वो मिल गया तो उसकी मदद से वो किसी को बुला सकती है। लेकिन इसके लिए इन्हें वापस से उसी बेसमेंट में जाना होगा, जिसके लिए यूलिक तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पर जोशा जा रही है, इसीलिए यूलिक को भी जाना पड़ा। हालांकि पोस्टमैन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती और जैसे तैसे करके उस घर के बेसमेंट में घुस गई।
जहाँ उसे मोबाइल भी मिल गया, पर वो तो उसके सामने ही खड़ा था। लेकिन यहाँ वो जोशा को मारता नहीं बल्कि उसे आकर किस कर लेता। लेकिन इतने में ही पीछे से यूलिक उस पर चाकू से हमला कर देता है, जो चीज़ उस दानव को इतना ज़्यादा गुस्सा दिला देती है कि वो उस चाकू को उल्टा उसी के पीठ में घुसा देता है। फिर जोशा को भी वही मार कर बेहोश कर देता है। पर जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि यूलिक तो बेचारा तड़प तड़प कर मर रहा है। उसके पेट में अभी भी चाकू लगा हुआ है, जिसको उसने इशारे से हटाने को कहा ताकि वो बिना दर्द के मर सके। तो जोशा ने भी ऐसा ही किया। अब बस वही बची है कि उसने सभी दोस्तों को खो दिया, इसीलिए उसे खुद की जान की कोई परवाह नहीं है। उसे या तो मरना है या फिर मारना है। सबसे पहले तो वो खुद ही चेन्स को खोलती है, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाती है, जहां हम दोनों भाइयों को देखते हैं जिसके पीठ में चाकू लगा था। वो आराम करने चले जाते हैं तो दूसरा वाला शिकार पर निकल गया। इसी का फायदा उठाकर जोशा एक बड़ा सा चाकू उठा लेती है और हौले हौले से सोए हुए दानव के पास जाकर उसे बहुत ही बेरहमी से वार करती है, उसकी जान ले लेती है। इस दौरान हम उसके हाथों पर कुछ गहरे घाव को देखते हैं, जिसे जोशा हमेशा छुपाती रहती है। लेकिन आज उसने इसे नहीं छुपाया क्योंकि उसके अंदर जितना भी गिल्ट है वो सब बाहर आ गया। दरअसल दोस्तों, सालों पहले जब उसके परिवार का एक्सीडेंट हुआ तो उसके डैड उसके सामने जल रहे थे, पर उसने उनकी जान नहीं बचाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। और तब से लेकर वो उनकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है, जिसके चलते उसने बहुत बार अपने आप को चोट पहुंचाए, जिसके निशान आज भी उसके हाथों पर है। अब उसे मारकर जोशा बाहर भागना शुरू करती है। तभी उसे अपने सामने एक रेंजर मिलता है, जो कि उसकी खुशनसीबी थी। वो पेट्रोलिंग पर था। वो उसे सब कुछ बताती है, जो सुन वो भी डर जाता है और फौरन उसे लेकर कैंप साइट जाने लगता है। पर तभी उसे रास्ते में कोई मरा हुआ दिखाई देता है, जिसको देखने के लिए वो बाहर उतरता है। हालांकि जोशा उसे मना करती है वहां वो ना जाए, लेकिन वो नहीं मानता और इसी की सजा उसे भुगतनी पड़ती है। दरअसल वो दूसरा दानव था, उसने ही ये ट्रैप लगाया था जिसमें वो रेंजर फंस गया और खुद के शरीर के 2 हिस्से करवा लिए उसने। इस बीच हम उस पोस्टमैन को भी देखते हैं, जिसके गेट पर कोई नॉक करता है, जो सुन वो फौरन उसे शूट कर देता है बिना देखे कि वो कौन है। जिसे उसे मारा है वो असल में एडमिन था, जो जैसे तैसे करके खुद की जान बचा लिया। लेकिन यहाँ आकर वो मारा गया। तो वहाँ एक और जोशा ने तो उस रेंजर की कार को उस दानव पर चढ़ा दिया, फिर वहाँ से उस कार को लेकर निकल गई। लेकिन जब रात हुई तो हमने 2 लोगों को देखा जो नशे में धुत होकर हिटलर के जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्हें इस दानव की लाश सड़क के बीचों बीच दिखती है, तो वो उसके करीब जाकर देखते हैं, यार ये क्या चीज़ है। तभी वो जाग जाता है और हैरान कर देने वाली बात यहाँ ये थी, जिसको घर पर जोशा ने मारा था वो भी अब जाग चुका है। यानी कि जिस मेटेराइट से इन्हें पावर मिली है वो बहुत ही खास है, जिसके कारण इन्हें इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। ये मरकर दोबारा जिंदा हो सकते हैं। इन्हें कुछ बहुत ही अलग करना होगा, तभी इनकी कहानी खत्म हो सकती है। फिलहाल वो दोनों आज हिटलर के पैदा होने के दिन मारे जाते हैं और कहानी इसी के साथ खत्म हो जाती है। पर हमें ये नहीं बताया गया कि जोशा कहाँ गई। क्या उसे कैंप में सभी को बता दिया इस बारे में? अगर बता दिया तो क्या पुलिस या आर्मी यहाँ आएंगी? क्योंकि न जाने कितने लोगों को इन दोनों भाइयों ने मार डाला होगा। ये सब चीज़ें हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।